हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चा लोग, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ यहाँ पर हम लोग जुड़ने वाले हैं, जिसके अंदर मैं उन बच्चों को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने एनडीए 2 2024 की जो तैयारी है वो बिल्कुल सही समय पर स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब वो एक दुविधा में है कि सर रिविजन कैसे करें। तो ये रिवीजन जो है वो अगर आपको सही तरीका मैं बता दूं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सही ट्रैक के साथ अगर आप रिवाइज करेंगे तो सारे चैप्टर आपको रिकॉल भी होते रहेंगे और आप भूलोगे भी नहीं, और एक विदाउट एनी प्रेशर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। तो ये बहुत फायदेमंद सेशन रहेगा बेटा। स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हम लोग इसे डिस्कस करें तो आप 2024 के सेकंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत आराम से रिवाइज कर पाओगे। जस्ट आपको यहाँ बताए गए सभी की पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत ज़्यादा लंबी सेशन नहीं है, बहुत सिंपल स्वीट एंड बहुत इफेक्टिव चीज़ मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे जब आप अलजेब्रा के पार्ट की बात करते हो तो अलजेब्रा बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर कैसे स्टार्ट करना है। मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो चैप्टर्स रैंडमली लिखे गए ना, इनके पीछे का कनेक्शन आपको सबसे पहले समझने की जरूरत होती है। अगर मैं सिर्फ कनेक्शन की बात करूं तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सर सबसे पहले अगर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ी तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो बाइनोमियल थ्योरम में देखने को मिलेगा। उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा। उसका सीधा सीधा कुछ हिस्सा इफेक्ट आपको सेट थ्योरी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आप कार्डिनलिटी वगैरह निकालते हो, सबसेट्स वगैरह काउंट करने में कॉम्बिनेशंस की मदद आपको पड़ती है। तो शुरुआत कहाँ से करें रिवीजन करने के लिए? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इनसे आप इन 3 चैप्टर्स में जा सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अलग से बेटा। बाइनोमियल थ्योरम वापस आपको प्रोबेबिलिटी की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट करेगा, साथ ही प्रोबेबिलिटी से हम लोग स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा रास्ता कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूं तो सेट थ्योरी के बाद हम लोग बेटा सीक्वेंस सीरीज को शुरू कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज का कुछ हिस्सा आपको बेटा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हो। और ये कुछ अलजेब्रा का जो हिस्सा है वो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है बेटा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये काफी अलग अलग टॉपिक्स हैं, और इनको एक टाइम में अगर अलजेब्रा की बात करूं, साथ ही अगर मैं इनके वेटेज की बात करूं तो अच्छा खासा वेटेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैं एक रैंडम नंबर लिख रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड है बेटा। मैं बिल्कुल सही नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी अपने हिसाब से पेपर बनाएगा। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिख सकता हूं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैं 4 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। ठीक है, सेट थ्योरी में से मैं 2 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। सीक्वेंस सीरीज में से मैं 4 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रखता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 सवालों का एक्सपेक्टेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा 4 क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट करता हूं। प्रोबेबिलिटी से बेटा आज भी मैं 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। स्टैटिस्टिक्स से आज भी मैं 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। और बाइनोमियल थ्योरम से बेटा मैं 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। तो करीब करीब हमारे पास 4 5 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 24, 24 और 20, यानी 44 क्वेश्चन यहीं से हमारे अलजेब्रा वाले पार्ट से बन जा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा खासा आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। तो आप शुरुआत कहां से करोगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। और जिस तरीके से एरो मैंने बना रखा है उसी हिसाब से आप एरो की मदद से जाएंगे, लेकिन पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरू करना है। ये आपको डेफिनेटली फायदा देगा। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर लोगे तो बेटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मुझे सीक्वेंस सीरीज भी कर लेना चाहिए, है ना। अच्छा, क्योंकि उसमें कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से शुरू करो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे खत्म करो, है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा अलजेब्रा का। अलजेब्रा के बाद की अगर मैं बात करूं तो बेटा अब आ जाता है हमारे पास जो हमारा फंक्शंस एंड कैलकुलस वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, फंक्शंस एंड कैलकुलस। अब यहाँ पर आपका होता है, ये भी एक तरीके का अलजेब्रा है, लेकिन ये थोड़ा अलजेब्रा एडवांस अलजेब्रा होती है जहाँ पे कैलकुलस वगैरह सब इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें जो आपके सबसे पहले जरूरत होगी बेटा सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी से आप बेटा रिलेशन फंक्शंस में जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेट थ्योरी से हालांकि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं होती है। जब रिलेशन फंक्शंस पढ़ लेते हो तो बेटा फंक्शन से आप लॉगरिथम्स पढ़ सकते हो, फंक्शन से आप ट्रिग्नोमेट्री का दरवाजा खोल सकते हो। तो लॉगरिथम अपने जाके एक जगह पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्त, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बेटा धीरे धीरे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। यानी अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री से ही डायरेक्ट रास्ता खुलता है। यहाँ पर डायरेक्ट रास्ता खुलता है, बट हम ठीक है ऐसे करके बोल देंगे कि सर यहीं से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। फ्लो चार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट।
अच्छा, जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो लॉगरिथम्स की जरूरत बेटा आपको कैलकुलस में पड़ेगी, फंक्शंस की जरूरत आपको कैलकुलस में पड़ेगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत आपको कैलकुलस में पड़ेगी। तो कैलकुलस आपका डेरिवेटिव्स में खुलेगा, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में खुलेगा, और कहाँ खुलेगा बेटा, इंटीग्रेशन में खुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको कहूंगा तो इंटीग्रेशन बाद में पढ़ना बेटा, पहले लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव पढ़ना, इसकी मदद से डेरिवेटिव की तरफ जाना। अच्छा, फिर नहीं, इसकी मदद से बेटा डेरिवेटिव्स यहां पर आना, मैं इसको और अच्छे से बना दूं, डेरिवेटिव से यहां पर आना, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जब ये हो जाए बेटा इसकी मदद से आप यहां पर जाना, अच्छा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में जाना, फिर उसके बाद बेटा यहां से आप जाना इंटीग्रेशन में। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप डेरिवेटिव्स पढ़ चुके होगे तो इंटीग्रेशन में जाना, इंटीग्रेशन में जाने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जाना, क्योंकि ये भी यहां से ये वाला रास्ता लाकर देगा बेटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके बना देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला रास्ता रहेगा। तो सर फ्लो चार्ट तो हमें समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ना है, थोड़ा वेटेज के बारे में बात कर लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ बेटा यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, थोड़ा मोटा हो गया है पेन जी, यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, रिलेशन फंक्शन में से मैं बेटा 4 से 5 सवाल एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं मान के चलो 5 सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा वेटेज है। लॉगरिथम से मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री से बेटा मैं करीब करीब 8 सवाल एक्सपेक्ट करता हूं, जो नॉर्मल वाली ट्रिग्नोमेट्री होती है। एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री से बेटा मैं 2 से 3 सवाल, तो अभी मैं 2 सवाल रख रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बेटा मैं 3 सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस अपने आप में ये पूरा का पूरा कैलकुलस है, जहां डेरिवेटिव्स में से मैं 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन रखता हूं, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी से मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। अच्छा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से बेटा मैं 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन से बेटा मैं कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मान लो 6 क्वेश्चन मैं यहां पर मार के चलता हूं तो इंटीग्रेशन से आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन के चांसेस हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा मैं 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं कि इतने इतने सवाल यहां से बन जाएंगे। तो ये वेटेज चेक करते हैं, ये हो जाएंगे सर 2 8 10 10 2 12 12 और 3 15 15 5 20 20 और 2 22 22 और 8 30 30 और 3 33 33 और 5 हो गए 38 38 और 3 हो गए बेटा 41, यानी करीब करीब 41 क्वेश्चंस आपका कैलकुलस वाले पार्ट से आ रहा है। कंपैरेटिवली बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना, एज एल्जेब्रा थोड़ी आसान होती है और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला हिस्सा बाद में भी कर सकते हैं, है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड चैप्टर्स रहते हैं। अच्छा, तीसरा पड़ाव जो होता है ये बेटा बच्चों को पसंद नहीं आता है, वरना ये होता काफी आसान है। कैसे होता? छोटा सा है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 2 रास्ते खुल जाते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइंस का रास्ता खुल जाता है, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यानी कि आप वेक्टर्स में चले जाते हो। स्ट्रेट लाइन से कोई सर्कल्स में आओगे, सर्कल से बेटा कोनिक सेक्शंस में आ जाओगे, और वेक्टर से बेटा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में चले जाओगे। तो ये बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है जिसको आप फॉलो करते हुए चलोगे तो आपको रिकॉल करने में मदद मिलेगी, और एक चैप्टर पढ़ते हुए आपको पीछे के चैप्टर्स के ही कॉन्सेप्ट याद आएंगे। अब अगर वेटेज की बात करें तो सर यहाँ पर हम लोग 8 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सवाल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन से मैं 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सर्कल में से मैं 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कोनिक सेक्शन में से मैं 3 सवाल एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए कम कम में मैं गिनता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स में से 3 सवाल हम लोग देख लेते हैं, और 3D ज्योमेट्री में से 3 सवाल देख लेते हैं। तो अभी मैंने कम कम ही बताए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम कम मैंने मिनिमम वाला बता दिया है। तो आप देखोगे सबसे पहले वाले में 44 क्वेश्चन गिने थे, इस वाले दूसरे वाले में 41 क्वेश्चन गिने थे, और अभी गिन लेते कितना हो रहा है, 8 2 10 10 4 14 और 3 17 17 और 6 23, यानी 23 करीब करीब मैंने अंदाजन अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 15 सवाल का मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी भी चैप्टर में थोड़े ज्यादा किसी में कम आ सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम लेवल में एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि इतने इतने सवाल आने चाहिए। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि बेटा फ्लो चार्ट जब आप फॉलो करते हो ना कि सर मुझे कौन से चैप्टर के बाद किस चैप्टर में जाना है, तो ये क्यों ऐसे बने गए हैं, क्योंकि बेटा जब आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा, सेट थ्योरी तो है ही पूरी बेटा, ये सेट थ्योरी भी आपको बेटा कहां लेकर आएगी, प्रोबेबिलिटी में लेकर आएगी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में अच्छा खासा एक कॉम्बिनेशन है काफी सारे चैप्टर्स का, बात समझ रहे हो, है ना जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि हर जगह ही इस्तेमाल हो जाता है, चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे रूट्स हो, चाहे उसके काफी सारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो पढ़ना ही चाहिए आपको। तो कुल मिलाकर मैंने जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई बेटा, कैलकुलस वाला पार्ट जो है ये अगर आप चाहे तो सबसे आखिरी में कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा ना इंजॉयमेंट नहीं होता है कैलकुलस के अंदर। तो ठीक है, अपने को क्या करना है,
चलो, तो बेटा इसी के साथ अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अभी 25% ऑफ चल रहा है और ये सिर्फ आज का ऑफर है, तो इसे आप देख लीजिएगा बेटा, इसे मिस नहीं करना है। और ये कौन कौन से ऑफर्स में चल रहा है बेटा? आक्रमण बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, रुद्र बैच। ये आक्रमण बैच जो है ये अपना इंग्लिश बैच है जो कि एनडीए के लिए है, तो आप इसे देख सकते हैं। और 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है बेटा, 21 जुलाई को ये एनडीए का यूडीएसटी होने वाला है, तो आप इसकी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लास्ट में बेटा माइलस्टोन बैच अभी आप लोगों के लिए चल रहा है यूट्यूब पर, जिसको आप फॉलो कर ही रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हर एक एजुकेटर का आप देख सकते हैं, ठीक है। माइलस्टोन बैच मेरा तो चल ही रहा है, दोपहर 12 बजे चल रहा है, ठीक है। 12 बजे दोपहर को चल रहा है और ये वेनेसडे और मंडे को हुआ, वेनेसडे और सैटरडे को हुआ करती है ना। चलिए बढ़िया। एंड इसी के साथ बेटा ये आप लोगों को पीडीएफ है जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये किस चीज की पीडीएफ है सर? करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 7 मंथ्स का आप लोगों को टोटल ये कंपाइलेशन दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसे स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि हमें रिवीजन कैसे करना है। मैंने शॉर्ट रखा है, क्रिस्प रखा है, ताकि आपका कम से कम समय जाए, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया है और आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और अगर इससे बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी फीलिंग्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।